हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेजुएशन की नेक्स्ट बुक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बुक है ये एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इजी और स्कोरिंग बुक मानी जाती है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक लेक्चर है या इसको जीरोथ लेक्चर भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जीरोथ लेक्चर का क्या मतलब होता है? इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, थर्मोडायनेमिक्स से एग्जाम पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, या पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम किस तरीके से काम करेंगे। दूसरा, इसको जीरोथ लेक्चर कहने का या इस लेक्चर को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, या स्पेशल टर्मिनोलॉजी का आना जरूरी है। जैसे एंथैल्पी क्या है, गिव्स एनर्जी क्या होती है, क्या रिलेशन होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके अलावा जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है, किस तरीके से जो प्रोसेस हैं आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समदाबी, समतापी और समायतनिक वर्क करते हैं, और किस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल मतलब थर्मोडायनेमिक्स के जो चर हैं और थर्मोडायनेमिक्स के जो पोटेंशियल्स हैं उनमें किस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा बेसिक लेक्चर है जो आपको आगे आने वाली थर्मोडायनेमिक्स के लिए तैयार करेगा और इसको सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी माना जा सकता है। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इसमें समझाए जाएंगे और एग्जाम पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स आ सकते हैं उनके बारे में भी एक छोटा सा आइडिया दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि आप यदि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक से आपके एग्जाम पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है। मतलब आप अपने सिलेबस को स्टडी करो तो सिलेबस में 3 पोर्शन अवेलेबल हैं। पहला, जिसमें मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें मैक्सवेल वेलोसिटी फंक्शंस में वेलोसिटी भी पढ़ते हैं और एनर्जी भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम इसी में ही ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना जैसे विस्कोसिटी मतलब श्यानता, मोमेंटम मतलब संवेग, और मीन फ्री पाथ पढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, जो काफ़ी इजी हैं और इनकी अप्रोच जो है वो एग्जाम पेपर में इजी वे में ली जा सकती है। हो सकता है आपको ये जो शब्द हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हों, थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हों, बट ये टॉपिक बहुत ही ईजी हैं। जब हम आपके लेक्चर्स लेंगे तो आपको ये जो बुक है थर्मोडायनेमिक्स वो सबसे ईजी लगने वाली बुक होगी। दूसरा जो पोर्शन है सिलेबस का वो है प्रोडक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर, मतलब न्यून ताप का उत्पादन करना या उसको प्रोडक्शन करना। तो न्यून ताप को जनरेट करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके के प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेस को इसमें पढ़ना होता है। जैसे जूल थॉम्सन इफेक्ट है, जूल थॉम्सन प्रभाव, इसको अपन एक प्रोसेस की हेल्प से समझते हैं। इसके अलावा हम रीजनरेटिव कूलिंग करते हैं। इसके अलावा हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की हेल्प से कूलिंग करते हैं जिसको एडियाबैटिक डायमैग्नेटिक कूलिंग कहते हैं, और उसको अभी हम स्टडी करेंगे। तीसरा जो पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें हम बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमान के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो माइक्रो स्टेट क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो हमने 3 पोर्शन बनाए हैं या बताए हैं, इन पोर्शन से ही आपके 2-2 क्वेश्चन डिवाइड होकर आते हैं। पहले पोर्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे पोर्शन से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और तीसरे पोर्शन से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तक ऐसी संभावना नहीं हुई है कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन जो है वो 6 से बढ़ गए हों, 6 से कम हो गए हों, चाहे क्वेश्चन ही आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी बुक कुछ है नहीं, बहुत इजी बुक है, आपको अच्छे से समझ में आएगी, और पूरे जो लेक्चर्स हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा बेसिक लेक्चर, और बेसिक लेक्चर कहने के पीछे हमने कारण बता दिया था। इसमें सभी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज को दिया जाएगा। आप हमारी बात ध्यान से सुने। 2 चीज़ें हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। पहले पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, और दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स चर, ऊष्मागतिकी चर या ऊष्मागतिकी पोटेंशियल या विभव। तो थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास होते हैं 4, हम लिख देते हैं। ये हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और ये होते हैं 4। पहला S, दूसरा P, तीसरा है T, और चौथा है V। मतलब पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है एंट्रोपी, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा है आयतन। आप कहेंगे सर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्यों कहा, इनको चर क्यों कहा? वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जो वेरी करें, जो परिवर्तित हों।
तो यहाँ पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जब सिस्टम में चेंजेस आएंगे तो वो किसके कारण आएंगे? इन वेरिएबल्स में वेरिएशन होने के कारण या इसमें चेंज होने के कारण। कभी एंट्रोपी चेंज होगी, कभी प्रेशर चेंज होगा, कभी टेम्परेचर चेंज होगा, कभी आयतन चेंज होगा। तो इन सभी चेंजेस के कारण कई सारे प्रोसेस तैयार होंगे, जैसे आइसोबारिक मतलब समदाबी प्रक्रम, आइसोकोहरिक मतलब सम आयतनी प्रक्रम, आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रक्रम। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस हैं ये इन्हीं वेरिएबल्स पे डिपेंड करने वाले हैं। और एंट्रोपी से जुड़ा हुआ जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। अभी हम डिटेल में स्टडी करवाएंगे। तो इनको क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंजेस होते हैं, या इसमें कुछ भी वेरी होता है, चेंज होता है तो सिस्टम में बदलाव होता है, या इनकी हेल्प से हम इस सिस्टम को समझ पाते हैं। दूसरा जो है थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी हमारे पास 4 होते हैं। पहला U, दूसरा होता है F, तीसरा होता है H और चौथा होता है G। आप कहेंगे सर U का मतलब क्या है? U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। F होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इन सभी का सिग्निफिकेंस अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल सबको पढ़ेंगे एक बार। ये होती है एंथैल्पी, और ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ जी, ये सभी जो हैं वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कहे जाते हैं और पोटेंशियल्स की फॉर्मेट में काम में आते हैं। आपको एक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर जब नाम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं तो यहाँ तो सबके पीछे एनर्जी आ रहा है, तो क्या ये एनर्जी है या पोटेंशियल है? तो हम आपको बताएं पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले पोटेंशियल की जो मुलाकात है आपकी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है। उसमें कहा जाता है कि किसी एकांक या पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है, लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या है? वर्क है। और पोटेंशियल से ही क्या बना है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैकेनिक्स में यूज की जाती है वर्कडन के लिए। तो ये पूरा नाम यदि स्टडी करोगे तो पता चलेगा यह है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी। बट एनर्जी का वर्ड हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पोटेंशियली बोलते हैं। होती चारों एनर्जी ही हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है? एंथैल्पी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? अभी इनका डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपको 2 बातें क्लियर हो गई। पहला, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या इनका काम होता है, और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स जो पोटेंशियल्स हैं वो एनर्जी ही होते हैं। और इनका जो यूज़ है, जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनता है वो कैसे आएगा? आपको कोई भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स गिवन होगा, चाहे आपको U दिया जाएगा, F दिया जाएगा, H दिया जाएगा या G दिया जाएगा। इन पोटेंशियल्स की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। उल्टा भी पॉसिबल है, यदि आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दे दिए जाएं तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी हम कई सारे रिलेशन तैयार करेंगे जो इनको एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए या इनमें रिलेशन तैयार करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल नंबर 1, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, आप इसको चाहो तो आंतरिक ऊर्जा भी लिख सकते हो, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने जो इंटरनल एनर्जी पढ़ी है, आंतरिक ऊर्जा पढ़ी होती है, वो पढ़ी होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है, इसका सबसे अच्छा बेसिक एग्जांपल होता है जिससे इसको समझाना बहुत इजी है। एक बीकर हम लोग लेते हैं, इस बीकर में गैस को फिल करते हैं, और ये जो गैस है इसके ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, और ये जो गैस है, हाँ जी, इस तरीके से हमने एक पिस्टन लगाया जिसकी इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक जो स्थिति है वो A पर है। हम जब इसको Q एनर्जी देते हैं या हीट के फॉर्मेट में एनर्जी देते हैं Q,
तो ये एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? गैस के पार्टिकल्स। यदि गैस के पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यदि उसको अपने ले रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होगी, मतलब या तो वो गति करेंगे, या वो कंपन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, या वो रोटेशन करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन पे घूमेंगे। तो कुल मिला के पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है और हम देखते हैं कि ये जो पिस्टन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो गैस के द्वारा जो है वो काम किया जाता है, पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है इसको समझना बहुत इजी है और उसकी एक ही वजह है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब सर कितनी एनर्जी दी? Q। उस एनर्जी ने कितने काम किए? 2। पहला कौन सा? इन पार्टिकल्स को उसने एनर्जी दी जिससे ये मूव कर सके, और इन पार्टिकल्स की एनर्जी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। दूसरा काम क्या किया कि पोजीशन A से पिस्टन को पोजीशन A' पर लेके गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो दूसरा क्या हुआ? W कार्य किया गया। क्या समझे? दी गई एनर्जी Q, उसने 2 काम किए, पहला U और दूसरा W। U का मतलब पार्टिकल्स को एनर्जी दी और दूसरा पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। यदि 100 जूल एनर्जी दी है और पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो है वो 20 जूल है, तो वर्क कितने का होगा? 80 जूल का। तो कहने का मतलब यदि हम Q में चेंज करें तो Q में चेंज करने से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव आएगा और वर्क डन में भी बदलाव आएगा। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर Q के साथ तो आपने डेल लगाया है और U के साथ आपने D लगाया है। ये एक तरीके का सिंबल है जो आपको एक खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा? यदि U के साथ D लगा है तो D का मतलब होता है स्टेट फंक्शन, मतलब इसका फुल डेरिवेटिव। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहला इंटरनल एनर्जी जो है वो होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब आपको पता है, स्टेट फंक्शन को एक नाम और भी देते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा, दैट इज पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करती है, या प्रारंभिक स्टेट और लास्ट वाली स्टेट पर डिपेंड करती है, बीच वाले रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। या इसी से लिंक करने वाला एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है क्या ये पाथ पर, मतलब रास्ते पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो हम लिखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये रास्ते पर निर्भर नहीं करती। प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो, यदि हम किसी भी सिस्टम का एक ग्राफ बनाएं P और V के बीच में, और A से गैस जो है वो स्टेट B तक जाती है, तो इसके जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है वो इस तरीके से जाए, आप कहेंगे इस तरीके का मतलब, इस तरीके का मतलब होता है वर्क से। वर्क कैसे निकालते हैं? PV जब भी आपको ग्राफ मिलेगा, आपको 11th क्लास में समझ में आएगा या आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब भी कोई ग्राफ होता है तो उस ग्राफ के, यदि PV ग्राफ है तो इस ग्राफ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका एरिया, इस ग्राफ के नीचे वाले पोर्शन का एरिया किसको बताता है? वर्क को। तो माना A से B तक पहुंचने के लिए ये पहला रास्ता है और ये है दूसरा रास्ता। पहले रास्ते के लिए हमने इक्वेशन लिखे हैं, तो माना इस रास्ते में आपको Q1 ऊर्जा दी गई। इस Q1 ऊर्जा ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आंतरिक ऊर्जा में Du परिवर्तन किया और वर्क मान लेते हैं W1। कैसे? इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया है किसको बताएगा? W1 को। चलिए दूसरा यदि पाथ देखें, दूसरे रास्ते की बात करें, तो माना इस रास्ते पर चलने के लिए हमने डेल्टा Q2 एनर्जी दी। इससे क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और डेल्टा W2 वर्क हुआ। आप कहेंगे सर आपने Q1 ऊर्जा दी तब भी Du लिखा, Q2 ऊर्जा दी तब भी Du लिखा। इसका कारण ये है कि पहला पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट कौन सा है? B। तो चाहे रास्ते पहले से जाओ चाहे रास्ते दूसरे से जाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम है। और यदि इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो रास्ते पर निर्भर नहीं करती, वो केवल ये देखती है कि पहला पॉइंट कहाँ है और दूसरा पॉइंट कहाँ है। तो चाहे आप ऊपर वाले रास्ते से जाओ या नीचे वाले से, पाथ में अंतर आ रहा है, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ हमने ड्यू लिखा है दोनों जगह। ठीक है, चलिए
इसको इस तरीके से भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको हम, वैसे आप लिख लेना इसको क्योंकि बेसिक ही है, आपको काम आ ही जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए यदि हम इसको और अच्छे से स्टडी करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखा, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आपको समझ में आ गया ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो रास्ते पर निर्भर करता है, अभी आपको समझा दिया गया है। यदि पहले रास्ते को देखोगे तो इसके नीचे का एरिया देखोगे वो डब्ल्यू बनाएगा, दूसरे रास्ते को देखोगे तो इसके नीचे का एरिया देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टू। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में क्या है, वर्क अलग अलग है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब वर्क अलग अलग होगा तो डेल्टा क्यू वन भी अलग अलग होगा, क्योंकि डी यू क्या है, कॉन्स्टेंट, वो स्टेट पे डिपेंड करती है। अब हमको एक बात बताइए, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या होता है? सर थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो लिंक करता है एंट्रोपी से। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो एंट्रोपी से लिंक करता है। किससे करता है? एंट्रोपी से। सर एंट्रोपी जो है वो किसको बताती है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, या कोई भी गैस है उसको हीट दी जाए, उसको एनर्जी दी जाए तो पार्टिकल का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। पार्टिकल के पास एनर्जी होगी तो वो डिस ऑर्डर में आ जाएंगे तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जो एंट्रोपी है वो ऑर्डरनेस का मेजरमेंट है कि पार्टिकल जो है किस तरीके से अरेंज है। तो हम आपसे पूछें, यदि हम किसी भी पार्टिकल या किसी गैस को क्यू एनर्जी दें या हीट दें तो क्या उस पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। और यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इसका मतलब उसका डिसऑर्डर बढ़ेगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसका लिंक करके एक फॉर्मूला तैयार किया गया, दैट इज TdS। मतलब क्या है? पार्टिकल को एनर्जी दी जाएगी तो उसकी एंट्रोपी में भी बदलाव होगा। यदि आप एनर्जी नहीं दोगे तो एंट्रोपी में भी बदलाव नहीं होगा। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एंट्रोपी को एक्सप्लेन करेगा। अब इन दोनों को यदि ऐड किया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको एक खास इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज TdS इक्वल टू DU प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू क्या कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया, यदि ये P है, यदि ये B1 और B2 है, वॉल्यूम क्या है, यदि B1 पोजीशन है, ये B2 पोजीशन है, और यदि ये P है, तो W निकालने के लिए इस ग्राफ का इंटीग्रेशन या एरिया निकाला जाता है। तो कैसे करते हैं? P मतलब ये पॉइंट, और यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, V2 माइनस B1, जिसको D भी लिखा जा सकता है। तो W यदि निकालना है थर्मोडायनेमिक्स में तो वो निकाला जाता है एरिया से। एरिया किसका? पीवी ग्राफ का। पीवी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डब्ल्यू को या वर्क को। तो यहाँ हम और भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज TdS इक्वल टू DU प्लस, हाँ जी, PdV। अब आपको स्टडी क्या करना है? इंटरनल एनर्जी मतलब U। तो हम U को सेपरेट करते हैं तो हमको मिलता है TdS माइनस PdV। आप कहेंगे सर आप करना क्या चाहते हैं? जो हम करना चाहते हैं वो आपके सामने है। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, आंतरिक ऊर्जा जो है, वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करती है। पहला S और दूसरा V। ध्यान से समझ में आ रहा है? आंतरिक ऊर्जा जो है वो DS में बदलाव से चेंज होती है या DV में बदलाव से चेंज होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होगा किस किस का? S का और V का। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको U पता है तो आप S और B निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए स्टडी करते हैं। 3 प्रोसेस आप पढ़ते हो, पहले हम इनको बता देते हैं। बचपन में 3 प्रोसेस आप पढ़ते थे। पहले पढ़ते थे आइसोबारिक, या जिसको कहते थे समदाबी। आइसोबारिक या समदाबी। समदाबी का मतलब क्या होता था? P कांस्टेंट, मतलब प्रेशर का कांस्टेंट होना। एक इक्वेशन पढ़ते थे PV बराबर nRT, और यदि इसमें P कांस्टेंट है तो हमारी जो इक्वेशन है वो यदि 1 मोल के लिए स्टडी की जाए, और ये तो ऑलरेडी गैस नियतांक के कांस्टेंट होता है, ये मोलों की संख्या होती है। यदि 1 मोल हम स्टडी करें तो हमको मिलेगा B प्रोपोर्शनल टू T। यदि B प्रोपोर्शनल टू T मिल रहा है तो इस केस में हम एक बात और समझ सकते हैं, वो क्या है कि समदाबी प्रक्रम में यदि P कांस्टेंट है तो यदि जो वॉल्यूम है वो किसके रेफरेंस से चेंज होगा? T1 के रेफरेंस से। T1 बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलेगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है
वो होता है सम आयतनी। आप कहेंगे सर हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका जो लॉ है वो हिंदी से आसानी से समझ में आता है, मतलब समान आयतन रखने वाला प्रोसेस, जिसको आइसोकोहरिक कहते हैं। यहाँ v को कांस्टेंट रखा जाता है, और यदि v को कांस्टेंट रखा जाएगा तो यहाँ जो p है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? इस बार t के। ठीक है। इसके अलावा यदि हम तीसरा प्रोसेस देखें तो वो होता है सम, कौन सा रह गया? तापी, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब जिसमें थर्मल या टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट हो। और समतापी में क्या पहले कह दिया है? टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट हो। तो PV बराबर nRT से इस बार क्या आ जाएगा? PV बराबर कांस्टेंट, क्योंकि ये एक हो गया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और ये हमने अभी कांस्टेंट कर दिया, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। इनका खास जो डिटेल है, डिटेल में विद डायग्राम, विद ग्राफ, विद वर्कडन कैलकुलेशन, ये सब 11th क्लास में डिटेल में स्टडी करवाया जाता है। यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, एसेंशियल है समझने के लिए, वो दी जा रही है। एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है रुद्धोष्म या एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म का मतलब जिसमें ऊष्मा रुद्ध हो या ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो? ना हो। क्या कहलाएगा? रुद्धोष्म। अभी सेकंड लॉ क्या पढ़ाया था हमने? डेल्टा Q बराबर TdS। यदि डेल्टा Q क्या है? जीरो, ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं है, तो TdS भी बराबर क्या होगा? जीरो। T को नीचे ले आओ, DS क्या होगा? जीरो। अब यदि एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी में चेंज कितना है? जीरो। या ये कह सकते हैं एंट्रोपी कैसी है? कांस्टेंट। ध्यान रखना, DS बराबर जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि एंट्रोपी जीरो है। D बताता है चेंज को, तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम समदाबी कहें मतलब आइसोबारिक कहें, तो आपको समझना है कि सर बात कर रहे हैं P बराबर कांस्टेंट की, प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं। जब हम सम आयतनी आइसोकोहरिक बोलें तो क्या समझोगे? B कांस्टेंट है। आइसोथर्मल बोलें तो T कांस्टेंट है, और रुद्धोष्म बोलें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो इसी की हेल्प से अब हम समझने वाले हैं हमारे वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बीच का रिलेशन। तो चलिए, हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज du बराबर क्या पढ़ी थी? TdS माइनस PdV। ये इक्वेशन पढ़ के आए अभी हम। तो सबसे पहला बताइए, यदि प्रोसेस कौन सा ले लें? चलो, यदि प्रोसेस ले लेते हैं हम आइसोकोहरिक है, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? यदि प्रोसेस कौन सा है? समआयतनी है, तो क्या होगा? B बराबर कांस्टेंट होगा। और यदि B कांस्टेंट है तो dB बराबर क्या होगा? जीरो। मतलब आयतन कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या होगा? जीरो। यदि ये dB जीरो हो गया तो du बराबर क्या लिखोगे? TdS माइनस जीरो। और ds को नीचे ले क्या हो गया? तो T बराबर क्या आ गया? du बटे ds। तो ये हमारा आ गया पहला आंसर। यदि आप इंटरनल एनर्जी का S के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टेम्परेचर। दूसरा, यदि टेम्परेचर गिवन हो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। du बराबर क्या है? TdS। और u निकालना है तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। चलिए सेकंड प्रोसेस लेते हैं। सेकंड प्रोसेस जो होता है, अभी हमने dV को जीरो कर दिया, मतलब आइसोकोरिक कर दिया, अब हम ds को जीरो करेंगे। तो कौन सा प्रोसेस लेंगे? ds जीरो किस में होता है? एडियाबेटिक में। तो यदि if process is adiabatic, ठीक है, रुद्धोष्म है, तो S क्या होगा? कांस्टेंट। और यदि S कांस्टेंट है तो ds क्या होगा? जीरो। और यदि ds जीरो है तो बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी? यदि ds जीरो है तो इक्वेशन हो जाएगी du बराबर माइनस PdV, क्योंकि ये तो क्या हो गया? जीरो। यहां से यदि आप P कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा माइनस du अपॉन dV। ये लो जी, ये आ गया। यदि u पता है आपको और उसमें कोई b का फंक्शन है तो आप आयतन के या b के रूप में डिफरेंशिएशन करके प्रेशर निकाल सकते हो, और उल्टा भी पॉसिबल है। यदि आप u निकालना चाहते हो तो इसका इंटीग्रेशन करके PdV लगा सकते हो, तो क्या मिल जाएगा? u मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? वर्कडन होता है। क्या होता है? ये वर्कडन को शो करता है। तो अभी हमने यहाँ एक दो प्रोसेस देख लिए, पहला एडियाबेटिक और दूसरा आइसोकोरिक। अब सोचो एक ऐसी स्थिति हो, एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आयतन भी कांस्टेंट हो, मतलब आइसोकोरिक भी हो, और
एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो, मतलब रुद्धोष्म भी हो। ऐसा प्रक्रम भी हो सकता है जिसका आयतन भी हम चेंज नहीं होने देना चाहते, जिसमें हम ऊष्मा भी नहीं देते। तो यहाँ से dV बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से ds बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब du बराबर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0। आप कहेंगे सर क्या शो करना चाहते हैं, u में चेंज कितना है 0, तो u बराबर क्या आ गया कांस्टेंट। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो इसका क्या है, यदि प्रोसेस में s कांस्टेंट है या ds 0 है, ये कब 0 होता है, जब डेल्टा Q बराबर 0 हो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब डेल्टा Q बराबर 0 है, इसका मतलब सिस्टम को हीट दी ही नहीं जा रही। यदि सिस्टम को हीट ही नहीं दे रहे हैं तो ना तो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, W बराबर बताया था ना अभी P इंटू dV। यदि सिस्टम को हीट ही नहीं दी गई है तो वर्क डन भी कितना हो रखा है 0, और वर्क डन भी 0 हो गया, हीट भी आपने नहीं दी, तो इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगी। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q बराबर du प्लस W। जब आपने ऊर्जा ही नहीं दी तो ना तो वर्क होगा ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो इस केस से अपन ये समझ सकते हैं कि यदि रुद्धोष्म और आइसोकोरिक प्रोसेस तैयार किया जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता। और इंटरनल एनर्जी को ये समझ लीजिए कि गैस के पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशनल एनर्जी है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, कुल मिला के पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। और ये हमारा कहलाता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। या इसका रिलेशन यदि हम समझने की कोशिश करें तो केवल आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, बाकी का यदि इनको रटने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। इसको ध्यान रखें, हम क्या पढ़ते आए हैं, Q बराबर दो काम किए दी गई हीट ने, पहला इंटरनल एनर्जी में चेंज किया, दूसरा W। क्या निकालना है U, तो W को इधर लेके जाइए, Q माइनस W। अब Q क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से TdS। W क्या होता है, दैट इज PdV, और ये क्या आ गया U। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, ये याद रहेगा तो सब कुछ आराम से ड्राइव कर सकते हो। एग्जाम पेपर में आता है, और ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सीधे तौर पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैक्सवेल जो इक्वेशंस हैं उनमें, और मैक्सवेल इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सेकंड नंबर का, दैट इज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको F से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर U माइनस TS। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्या बताना चाहता है, या जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ये होती क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो वर्क करने के लिए यूज की जाती है। मतलब ये किसी भी गैस के पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी है उसमें से कंप्लीट हीट को या उसमें से कंप्लीट एनर्जी को कभी भी वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। हम रिपीट कर रहे हैं, गैस के पास उपस्थित कुल ऊर्जा को, कुल आंतरिक ऊर्जा को कभी भी 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसमें से कुछ ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जितनी ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी में से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है वो कहलाती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये बात यहां कैसे पता चल रही है, टोटल एनर्जी क्या है U, और जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती वो क्या है TS। यदि आप इसकी डायमेंशन निकालोगे TS की तो ये भी किसकी डायमेंशन बताएगी, एनर्जी की। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि जो फ्री एनर्जी है ये टोटल इंटरनल एनर्जी में से उस एनर्जी को घटा देती है जो वर्क डन में काम नहीं आती, और रिजल्टेंट हमको कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है, जो जिससे वर्क डन किया जा सकता है। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको वापस से लिख देते हैं, F बराबर U माइनस TS। चलिए अब इसका यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या लिखेंगे, DF बराबर DU माइनस, यहाँ दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब दो चीज चेंज होने वाली है, टेम्परेचर भी और एंट्रोपी भी। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, UV मेथड से। तो पहले T को कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, DS का। फिर S को कांस्टेंट रखते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, T का। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, DU माइनस TDS माइनस SDT। हाँ जी,
अभी हमने जब इंटरनल एनर्जी को पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला क्या था सर? इंटरनल एनर्जी बराबर, हाँ जी बताइए, TdS माइनस PdV, और ये रिमेनिंग जो है वो लिखो TdS माइनस SdT। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो DF है वो आ गया माइनस PdV माइनस SdT। और यहाँ जो F है वो फंक्शन किसका हो गया? वेरिएबल V मतलब आयतन और वेरिएबल T मतलब टेम्परेचर का। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम पेपर में आ सकता है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसका फंक्शन है, तो आप लिखोगे V और T का मतलब आयतन और टेम्परेचर का। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे लिए क्यों याद रखने वाली है, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हम S और P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब आप खुद बताइए, पहले हम कौन सा प्रोसेस लें? सर प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे इसको देखकर, ठीक है? तो हमारे पास एक तो dt है, एक dv है। तो dt मतलब कौन सा टेम्परेचर से लिंक करने वाला कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। तो क्या लिखेंगे? यदि आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रोसेस हो, और यदि समतापी प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा? T कांस्टेंट होता है, और यदि T कांस्टेंट है तो dt बराबर क्या लिखा जाएगा? 0, और dt बराबर 0 लिखा जाएगा तो df कितना आ गया बताइए? df बराबर आ गया माइनस PdV। ये लो जी, ये क्या हो गया? 0। अब यहां से यदि P कैलकुलेट करें, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कैलकुलेट करें, तो डिफरेंशिएशन करना है F का V के रेस्पेक्ट में, और ये हमारा आंसर होगा। आप चाहो नहीं सर मुझे F कैलकुलेट करना है, तो यहां से आप इस तरीके से F भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लीजिए, बात आया समझ में आपको? दूसरा बताइए कौन सा प्रोसेस हो सकता है? सर दूसरा बड़ा इजी है, डीवी। और डीवी क्या होता है? आइसोकोरिक या समायतनी। यदि आइसोकोरिक या समायतनी प्रक्रम हो या प्रोसेस हो, यदि ये है तो बी क्या आएगा? कांस्टेंट, और बी कांस्टेंट है तो बी में चेंज क्या आएगा? 0, और डीबी में चेंज 0 है, तो यहाँ जो डीएफ का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस एस dt से। और यदि आप s कैलकुलेट करना चाहते हैं तो f का डिफरेंशिएशन करोगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, और यदि आप f कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस एस dt का। ये आ गया रिलेशन। अब आपसे पूछे रिलेशन बिटवीन f एंड p मतलब प्रेशर और फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में बताइए, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका नाम फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी हो सकता है या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी हो सकता है। और ये रिलेशन किस किस के बीच में है? एंट्रोपी और एफ के बीच में। ये आपको याद कब रहेंगे? जब आपको ये वाला इक्वेशन याद रहेगा, और ये कब याद रहेगा? जब आपको F बराबर U माइनस TS पता है। सीधे तौर पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमको एक आप खुद करके बताइए कि यदि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइसोथर्मल भी है और समायतनी भी है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो उस केस में, हाँ जी, यदि हम तीसरा प्रोसेस देख लें, यदि आइसोथर्मल भी है मतलब T भी कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ आइसोकोरिक हो गया, B कांस्टेंट भी है, तो इस केस में dt भी 0 हो गया और dv भी 0 हो गया, और ये 0 होने से df क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या समझा जाए कि हमारी जो फ्री एनर्जी वो कैसी है? कांस्टेंट। एक खास चीज़ हम आपको बता रहे हैं, नोट लगा के लिखिएगा, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी खास चीज़ है? कि किसी भी प्रोसेस के, प्रक्रम के, रिएक्शन के या सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के कारण या साम्यावस्था में होने की जो स्थिति है, उसमें फ्री एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है, या अधिकतम होना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट हो, तो उस स्थिति में जो F है वो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए या 0 होना चाहिए? बताइए क्या आंसर लिखें। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही जो एंट्रोपी है उसको क्या मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए या 0 होना चाहिए? और एग्जाम पेपर खोल के देख लीजिए 2015 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या जवाब दोगे आप इसका? देखो, आपने सुना होगा कि पूरे नेचर की, प्रकृति की, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, या एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों?
एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब है कि हर एक जो वस्तु है, हर एक जो प्रोसेस है, जो ब्रह्मांड है, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो स्थायित्व को प्राप्त करने की अवस्था के लिए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यदि किसी भी प्रोसेस की एंट्रोपी मैक्सिमम पे है, इसका मतलब उसका स्थायित्व आ चुका है। तो स्टेबिलिटी के लिए, साम्यावस्था के लिए जरूरी है कि उसकी एंट्रोपी कैसी हो, मैक्सिमम। तो हम यहां इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, लिखेंगे कि जो एंट्रोपी है वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। किसके लिए? इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। अब समस्या है एफ की, तो बताइए एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ बराबर होता है यू माइनस टी एस। अब सोचो, ये मैक्सिमम हो गई तो ये पूरी टर्म मैक्सिमम। अब यदि ये टर्म ज्यादा हो गई तो इसमें से ज्यादा टर्म घट रही है, तो ये क्या बचेगा? मिनिमम। तो क्या लिखेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको एक बात समझ में आएगी कि इक्विलिब्रियम के लिए एफ का क्या होना जरूरी है? मिनिमम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एफ बराबर यू माइनस टी एस। ये हो गया मैक्सिमम, तो इसके मैक्सिमम होने से ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नंबर 3, दैट इज एंथैल्पी। और एंथैल्पी को H से लिखते हैं। एंथैल्पी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है टोटल एनर्जी से। किससे? टोटल एनर्जी से जो सिस्टम को दी जाती है। और टोटल एनर्जी जो सिस्टम को दी जाती है वो क्या होती है? U प्लस पीवी। पीवी क्या होता है? बेसिकली वर्क डन है, या पीवी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। तो H का जो फॉर्मूला है वो होता है U प्लस पीवी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ली जाती है। पीवी आपको पता है एनर्जी का ही डायमेंशन रखता है, U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और ये भी एनर्जी ही आएगी। चलिए, तो इसकी इक्वेशन कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। DH बराबर क्या आ जाएगा? DU। इसका डिफरेंशिएशन U और B से करेंगे। पहले P को बाहर रख के DV का डिफरेंशिएशन, फिर B को बाहर रखे P का डिफरेंशिएशन। ओके, DU हम जानते हैं, क्या पढ़ के आए हैं सर? ये हम पढ़ के आए हैं TDS माइनस PDV, और इसके प्लस में क्या चल रहा है? PDV प्लस VDP। तो ये कैंसिल आउट हो गए, और क्या आंसर आया? TDS प्लस VDP। बताइए H जो है वो किसका फंक्शन हुआ? सर H जो है वो फंक्शन हो गया एंट्रोपी S और P का। चलिए, अब यहां भी आपको एक खास इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको ध्यान से समझना। चलिए खुद बताइए कौन सा प्रोसेस लें पहले? सर इस बार हमको DP0 करना है, तो DP0 करने के लिए आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक का मतलब समदाबी। आइसोबारिक प्रोसेस है, और यदि आइसोबारिक प्रोसेस है तो दाब क्या हो गया? कांस्टेंट। और दाब कांस्टेंट है तो dP क्या हो गया? 0। और यदि dP 0 है तो DH बराबर क्या लिखोगे? TDS। ओके, T निकालना है तो DH अपॉन DS। ये लो जी, यदि एंथैल्पी का एंट्रोपी के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो टेम्परेचर मिलेगा, और आप चाहो H निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर ये प्रोसेस तो हमने कहीं और भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर डेल्टा Q बराबर TDS, और यदि Q निकालना हो तो भी हम ऐसे करते थे। बिल्कुल, तो वही बात तो है। ये क्या होता है? सिस्टम को दी गई टोटल एनर्जी, और H भी क्या होती है? सिस्टम को दी गई टोटल एनर्जी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बताइए कौन सा लें? सर इस बार ये ले लीजिए S वाला। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें S कांस्टेंट होता है? एडियाबेटिक। तो यहाँ लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, और यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो S कैसा होगा? कांस्टेंट है। हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे इश्यू ना बने। ठीक है, ये लो जी, माफ करना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी का कांस्टेंट होना या DS का 0 होना। और ऐसी सिचुएशन में जो DH बन रहा है वो क्या बन रहा है? VDP। और यहाँ यदि V निकालना है तो H का डिफरेंशिएशन प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या है H निकालने का? दैट इज VDP। तो आपको समझ में आ गया दो रिलेशन। अब
एक हमारा और प्रोसेस बनता है जिसमें एडियाबेटिक और आइसोबारिक दोनों होंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस बन के आएगा इससे खास रिजल्ट आने वाला है, तो आप ऐसा करो, खुद तैयार करो। चलिए तीसरा, इफ यदि P कैसा हो, कांस्टेंट हो मतलब आइसोबारिक, और इसके साथ S कैसा हो, कांस्टेंट हो मतलब एडियाबेटिक। हम लिख देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां बन रहा है आइसोथर्मल और यहां बन रहा है समतापी, लिख सकते हो आप, सॉरी आइसोथर्मल नहीं, आइसोबारिक। हाँ जी, माफ करना, एक बार चेक करना पड़ेगा क्या चल रहा है। आइसोबारिक एंथैल्पी कांस्टेंट, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए तीसरा प्रोसेस। हाँ जी, इफ प्रेशर भी क्या हो जाए, कांस्टेंट, मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, समदाबी, और इसके साथ साथ एंट्रोपी भी क्या हो जाए, कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक। तो दोनों ही सिचुएशन में बताइए क्या लिखें, DH बराबर 0 या H बराबर कांस्टेंट। और जब DH बराबर 0 हो, H बराबर कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोएंथैल्पिक। और ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। ध्यान रखना, अभी हम स्टडी करेंगे सेकंड पोर्शन जिसको प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। तो उसमें पहला लाइन हम इस्तेमाल करते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है या इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो उस समय जब हम पढ़ाते हैं आपको पहला, तो आप ये पूछते हैं कि सर एंथैल्पी क्या है, आइसोएंथैल्पिक क्या होता है, किस तरीके से कांस्टेंट होता है, तो आपको वहाँ तकलीफ आती। लेकिन हमने बेसिक लेक्चर में आपको ये समझा दिया कि एंथैल्पी क्या है, आइसोएंथैल्पिक क्या है, और आइसोएंथैल्पिक मिलेगा कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो और एस कांस्टेंट हो। तो आपको वहां उस पूरे जूल थॉमसन इफेक्ट को बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा या इजी वे में समझाया जा सकता है। तो चलिए ये आपको इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एनर्जी ही होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक तो है U प्लस PV माइनस TS। चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो U माइनस TS प्लस PV, मतलब ये हो जाएगा F प्लस PV। होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से H माइनस TS, ठीक है। तो इसके कई सारे तरीके हैं लिखने के। कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। dg बराबर, बोलो जी क्या लिखोगे, du बराबर TdS लिखेंगे एक बार, माइनस SDT लिखेंगे, फिर PdV लिखेंगे और VdP लिखेंगे। चलिए du का मतलब क्या होता है, सर आपने पढ़ाया TdS माइनस PdV, और ये देखिए TdS माइनस SDT प्लस PdV प्लस VdP। चलिए तो TdS से क्या चला जाएगा, TdS, PdV से क्या चला जाएगा, PdV। तो फंक्शन क्या बचा, माइनस SDT प्लस VdP। ये लो जी आपका आंसर आपके सामने। तो G किसका फंक्शन हो गया, G हो गया फंक्शन किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। क्या इक्वेशन बनेगी, बनाइए सर। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनती है। पहला, हाँ जी, पहले हम P को कांस्टेंट कर देंगे। तो यदि P कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हो गया, ये समदाबी आइसोबारिक। तो dP क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। और यदि dP 0 हो गया तो क्या लिखेंगे, dg बराबर माइनस SDT, और S निकालना है तो गिब्स एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या निकाल सकते हैं, G बराबर माइनस SDT। नेक्स्ट क्या इक्वेशन बनेगी आप खुद बताइए। इफ इस बार T को कांस्टेंट रखते हैं, T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट का मतलब dt बराबर 0, और dt बराबर 0 होने का मतलब क्या है, इक्वेशन आ जाएगी dg बराबर VdP। मतलब इसको नीचे लेके आइए,
v निकालना है तो g का डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में, ये लो जी, ठीक है। और g निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये जितने भी हमने रिलेशन आपको पढ़ाए हैं, ये रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और सीधे ट्रिक से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन पहले लेंथी मेथड समझना जरूरी होता है। जब हम आपको मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ाएंगे तो आपको इनका एक इजी मेथड बताएंगे जिससे सीधे तौर पे ये जो रिलेशंस आ रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सको और आपको इजी वे में यूज़ करने में, अप्रोच लेने में आसानी रहे। तीसरा लास्ट प्रोसेस होता है, कौन सा होता है लास्ट प्रोसेस, जिसमें बताइए, हाँ जी, कौन कौन सा था? प्रेशर कांस्टेंट था एक तो, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट था। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये होना चाहिए dp बराबर 0 आ जाएगा और dt बराबर 0 आ जाएगा। देख ही लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, g बराबर क्या हो गया 0, और ये जो dg बराबर 0 है तो इसका मतलब g कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें g कांस्टेंट होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आइसोबारिक और आइसोथर्मल, जिसमें p कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस केस में क्या होगा, g कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिक लेक्चर है जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इनका रिलेशन होता है, और भी कई सारी ट्रिक बता दी जाएंगी। तो और भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी बताते जाएंगे। तो